नमस्कार। जय परशुराम, जय चाणक्य, जय ब्रह्मशक्ति, जय चाणक्य विकास मोर्चा। आप तमाम स्नेही स्वजनों को मैं एसएम झा हृदय से अभिनंदन करते हुए चाणक्य विकास मोर्चा के इस महामंच पर स्वागत करता हूँ। प्रिय स्नेही स्वजन, आज मैं खास विषय के साथ आप लोगों से चर्चा हेतु जुड़ा हूँ। आज के परिचर्चा का विषय है उपेक्षा। मैं चाहूँगा कि ढेर से ढेर मित्र जुड़ें, स्नेही स्वजन चर्चा में भाग लें। प्रिय स्वजनों, इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता मद में चूर शासकों ने उपेक्षा किया है, अत्याचार किया है, अपमानित किया है, तो ऐसे अत्याचारियों को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। जब शासन अत्याचार को हथियार बना आम आवाम को पीड़ित करने में तल्लीन हो जाता है, तो वेद शास्त्र में खोए रहने वाले ब्राह्मणों को भी सामने आकर हथियार उठाना या उठवाना पड़ता है। आपको याद होगा कि प्रभु परशुराम हमेशा वेद शास्त्रों में लीन रहने वाले थे, लेकिन जब अत्याचारी शासन ने समाज को नेस्तनाबूद करने की सोच डेवलप कर ली, तो प्रभु परशुराम को एक हाथ में वेद तो एक हाथ में फरसा उठाना ही पड़ा। हमें यह भी याद है कि जब मात्र एक गरीब ब्राह्मण के रूप में विष्णुगुप्त चाणक्य जी को उपेक्षित और अपमानित होना पड़ा था, तो पूरे नंद वंश का संहार हो गया था। ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। एक व्यक्ति के रूप में प्रभु परशुराम ने था कि अत्याचार, प्रताड़ना यदि सामाजिक तौर पर होगी, तो यदि ब्राह्मण समाज में ज्ञान बांटने का काम करते हैं, ज्ञान प्रसार का काम करते हैं, तो प्रताड़ना और अत्याचार को रोकने के लिए भी वे सबसे आगे खड़े पाए जाएंगे। विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने भी यही सिद्ध किया था कि यदि समाज का शोषण होगा, प्रताड़ना होगी, उपेक्षा होगी, तो ब्राह्मण जो कि समाज में ज्ञान के प्रसारक रहे हैं, वे इन्हें चुप होकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब एक ब्राह्मण उपेक्षित हुआ तो समाज को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि हम देखें तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि आज बिहार में ही सिर्फ 90 लाख ब्राह्मण उपेक्षित हैं। लगभग 2-2.5 करोड़ हमारे दलित भाई बहन उपेक्षित हैं। करोड़ों की संख्या में हमारे पिछड़े भाई बहन भी उपेक्षित हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज दुखद परिदृश्य यह है कि सामान्य जनता के प्रताड़ना को देखकर कभी प्रभु परशुराम ने, कभी चंद्रगुप्त जी ने शिष्य बनकर विष्णुगुप्त चाणक्य जी के उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाली जो विजन थी, उसमें योगदान किया। लेकिन आज जब खुलेआम उपेक्षा का तांडव चल रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार का नंगा नृत्य हो रहा है, खुलेआम शिक्षा को उपेक्षित किया जा रहा है, खुलेआम ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, खुलेआम देश को बर्बाद किया जा रहा है, खुलेआम देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, खुलेआम देश की अस्मिता को खतरे में डाला जा रहा है, फिर भी क्यों मौन धारण किए बैठे हैं?
उसी प्रभु परशुराम के वंशज, उसी विष्णुगुप्त चाणक्य के वंशज आज क्यों मौन धारण किए बैठे हुए हैं, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आज जिन्होंने इतिहास को बदलने में भूमिकाएं निभाई है, आज वे इन कुत्सित लोगों की महिमा मंडन में अपने आप को लगाए हुए हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। वर्तमान समय में हम लोग चर्चा करेंगे आज उपेक्षा पर। वर्तमान समय में उपेक्षा ब्राह्मणों की ही नहीं हो रही है, उपेक्षा हो रही है शिक्षण संस्थानों की, उपेक्षा हो रही है शिक्षित व्यक्तियों की, उपेक्षा हो रहा है हमारे दलित भाई बहनों की, उपेक्षा हो रहा है हमारे पिछड़े भाई बहनों की, उपेक्षा हो रही है हमारे देश के वीर सैनिकों की, उपेक्षा हो रहा है देश के मध्यम वर्ग का, उपेक्षित है आज मध्यम वर्गीय कारोबारी, उपेक्षित है आज देश का 35% युवा बेरोजगारी और बेकारी में पड़कर उपेक्षित है अर्थव्यवस्था, और उपेक्षित है आज हमारा समाज। इन सारे उपेक्षितों के ऊपर, इन सारी उपेक्षाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सोचने वाला बात यह है स्वजनों, हमारे प्रिय स्नेही स्वजनों, सोचने वाला बात है कि इतनी उपेक्षाओं के बावजूद भी आप मौन धारण किए क्यों बैठे हैं? आप प्रताड़ना को बर्दाश्त करने के लिए इतना विवश क्यों हैं? यह हैरान करने वाली सच्चाई है, यह बहुत परेशान करने वाली सच्चाई है कि आपको अपनी क्षमता पर यकीन क्यों नहीं रह गया है। आपके ही पूर्वज ने हजारों के साथ नहीं, 2-4-10 लाख फॉलोवर्स नहीं थे प्रभु परशुराम जी के, उन्होंने अकेले फरसा उठाई और अत्याचारियों का विनाश कर दिया था। विष्णुगुप्त चाणक्य जी ने अकेले ही एक दलित चंद्रगुप्त को ढाल के रूप में खड़ा किया और अत्याचारी शासन का अंत कर दिया। लेकिन आप लोग इतनी बड़ी संख्या में रह करके भी, इतना ज्यादा उपेक्षित होकर के भी, इतना ज्यादा अपमानित होकर के भी, इतना ज्यादा प्रताड़ित होकर के भी मौन धारण किए बैठे हैं। यह चिंतनीय नहीं, भर्त्सनीय है कि आखिर आप लोगों के मौन का कारण क्या है। आप लोग ऐसे कुत्सित लोगों के महिमा मंडन में अपने आप को भाट चारण क्यों बनाए हुए हैं, यह चिंता का विषय है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके उन उपेक्षाओं का जिससे हमारा समाज आज आक्रांत हो गया है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अनादिकाल से ब्राह्मणों ने समाज में शिक्षा का प्रसार करने का बीड़ा उठाया। ये उनका ही कोशिश था, ये ब्राह्मणों की ही कोशिश थी कि भारत विश्व गुरु कहलाया। आज आप इतिहास पलट के देख लीजिए कि जिस चंद्रमा पर जाकर अमेरिका, रूस, जापान, चीन आज प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, यदि आर्यभट्ट नहीं होते तो चंद्रमा पर जा पाना मुमकिन नहीं होता। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। आपके पूर्वज ने दशमलव दिया, शून्य दिया, ताकि विश्व धरती से लेकर चांद तक की सैर कर सके, मंगल से लेकर जुपिटर तक पर खोज कर सके। शिक्षा का प्रसार किया, समाज उत्थान हेतु, गरीबों के उत्थान हेतु, गरीबों में ज्ञान प्रसारण हेतु ब्राह्मणों ने सर्वस्व झोंक दिया। ये ब्राह्मणों का ही देन है। मैं जातिवादी प्रथा पर कभी नहीं बोलता, मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा कि एक शिक्षक के नाते मेरा एक ही जाति है, वह है मानव जाति। लेकिन जब बात आज हो रही है
जाति कहकर के लोग अपमानित कर रहे हैं, जाति कहकर के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, जाति के नाम लोग उपेक्षित कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। और ब्राह्मणों का योगदान क्या रहा है, यह बात विश्व को, भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व को जानना चाहिए। और जानता है विश्व कि क्या योगदान है। यदि सुश्रुत नहीं होते तो क्या प्लास्टिक सर्जरी आज संभव हो पाती? हमने विश्व को प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान दिया। यदि चरक नहीं होते तो आज चिकित्सा विज्ञान नहीं हो पाता। यदि कनाद नहीं होते तो मैथमेटिशियंस नहीं बन पाते। हमने क्या नहीं दिया और बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ उपेक्षा, सिर्फ प्रताड़ना, सिर्फ अपमानित होना। ऐसा आखिर क्यों? अब यहां मैं कुछ चीजों को आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा कि आजादी के पहले या राजाओं के राजतांत्रिक काल में ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, राजा दशरथ को भी आपने देखा होगा टीवी सीरियल में, बड़े बड़े राजाओं को भी देखा होगा जो ब्राह्मण के दरबार में आगमन मात्र से सिंहासन छोड़ खड़े हो जाते थे, दंडवत होकर प्रणाम करते थे और राजकाज चलाने हेतु उनकी राय और विचार मांगते थे। और उनके राय और विचार से राजकाज का संचालन होता था और इसी कारण से विश्व में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। इतना सम्मान दिया जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भी ब्राह्मण उपेक्षित नहीं थे। ब्राह्मण को विदेशी नहीं कहा गया था, ब्राह्मणों को धोखेबाज नहीं माना जा रहा था। उसके बाद आजादी का काल आता है। नेताओं में एक बड़ी विशद चर्चा होती है कि यदि देश पर अक्षुण्ण शासन करना है, इस देश से एक खास जाति को मिटा देना होगा और वह खास जाति है ब्राह्मणों की जाति। क्योंकि ब्राह्मण यदि शिक्षा प्रसार करके दलितों में ज्ञान बांट देंगे, सारे दलित शिक्षित हो जाएंगे, तो हमारी चोंचलेबाजी को आसानी से पकड़ लेंगे। जब हमारे चोंचलेबाजी को वे आसानी से पकड़ लेंगे तो फिर हमारे कहने पर ना तो थाली बजाएंगे, ना तो ताली बजाएंगे और ना ही दिया बाती जलाएंगे। तो सबसे पहले ब्राह्मणों को दलितों का दुश्मन बना करके प्रचारित किया गया। हमारे दलित भाई बहनों के मन में यह भ्रम डाला गया कि ब्राह्मण आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और मेरे अबोध दलित भाई बहन राजनेताओं के, कुत्सित राजनेताओं के इस झांसे में आ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को विदेशी कहना शुरू कर दिया, उन्होंने ब्राह्मणों को दुश्मन मानना शुरू किया, जिसका परिणाम कितना भयावह हुआ वह आपके सामने है। आज देश आजादी के 74वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। 1951 में हमारे दलित भाई बहनों को आरक्षण का लाभ दिया गया। कहां तक पहुंचा ये लाभ? मैं दलित बस्तियों का अक्सर दौरा करता हूं, उनके स्थिति को जाके देखता हूं। आज दलितों की ये स्थिति है कि उन्हें रहने का घर नहीं है। ये आज की बात नहीं है, वर्षों से उपेक्षित है वो। उनके बच्चे असमय काल कवलित हो रहे हैं, मलेरिया से, डेंगू से, भूखमरी से और इम्यूनिटी कमजोरी से, रक्तहीनता से। जो बच्चा जी ही नहीं पाएगा वह आरक्षण का लाभ कैसे लेगा? जो बच्चा आज भूखमरी में आकंठ डूबकर, भूखमरी में ही दम तोड़कर दुनिया को रुखसत कह दे, वह आरक्षण का लाभ कैसे ले सकेगा? जिस बच्चे ने कभी पढ़ाई ही नहीं करी, जिसको अल्फाबेट नहीं आता है हिंदी का, उसे कौन सा आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है? हमारे दलित भाई बहनों के साथ ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात मैं कर रहा था, तो उसके क्रम में ये बात आ गई कि ब्राह्मणों को उपेक्षित करने के लिए
सबसे पहले हमारे दलित भाई बहनों का सहारा लिया गया। बताया गया कि ब्राह्मण आपके दुश्मन हैं। कारण, इसके पीछे की कार्य योजना ये थी कि ब्राह्मण या ब्राह्मणों ने दलितों के शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया। अंबेडकर जी को अंबेडकर जी बनाया, और यही कुत्सित और भ्रष्ट राजनेताओं के चिंता का सबब था कि यदि ब्राह्मणों ने सारे दलितों को शिक्षित बना दिया, प्रतिभाशाली बना दिया, तो फिर ये हमारे भाटचारण के रूप में हमारी झूठी प्रशंसा नहीं करेंगे, हमारी असली चाल चरित्र और चेहरे को देखकर हमें बेनकाब कर देंगे। तो ब्राह्मणों को उपेक्षित करने के लिए सबसे पहले सहारा लिया गया दलित भाई बहनों का, उसके बाद पिछड़े भाई बहनों का। दोस्तों, हाल फिलहाल तक आपने देखा होगा कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बैंक का एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, हमारे पिछड़े भाई बहनों की लंबी सूची मिलती थी। वे प्रतिस्पर्धी हुआ करते थे, प्रतिभाशाली थे, लेकिन इन चोचलेबाजों ने उनकी प्रतिभा को भी ध्वस्त करने हेतु उन्हें भी आरक्षण का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। आरक्षण किसी भी स्थिति में ना तो दलित भाई बहनों के उत्थान का कारण बन सकता है, ना ही हमारे पिछड़े भाई बहनों का, क्योंकि इस लॉलीपॉप के नाम उनके प्रतिभा को कुंद किया गया, उन्हें प्रतिस्पर्धी बनने से रोका गया, उन्हें बैसाखियों पर चलने के लिए मजबूर किया गया। और साथ ही सबसे बड़ा खेल तो ये हुआ कि पिछड़ों में ही कई वर्ग बन गए। पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, थोड़ा पिछड़ा, ज्यादा पिछड़ा, मतलब कि आपस में लड़ो और मर जाओ। दलितों में भी कई वर्ग बन गए, अति दलित, महादलित, कम दलित, ज्यादा दलित, यानी आपस में ही लड़ो और मर जाओ। प्रतिभा तो पूरे तरह से कुंद कर दी गई। जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना थी उसे पूर्णतः नेस्त नाबूद कर दिया गया। तो ब्राह्मणों को उपेक्षित करने का जो यह खेल चला, उसमें सबसे पहला उद्देश्य था कि ब्राह्मणों को घेर दो ताकि वो शिक्षा के उत्थान वाली जो सामाजिक कार्य है वो ना कर सके, सामाजिक चेतना के परिष्कार का जो कार्य उनका है वो ना कर सके, सामाजिक उत्थान के बारे में वो नहीं सोच सके। इसलिए उनको घेरो, उनको रोको और उनके सामने अपने दलित भाई बहन को खड़ा कर दो। ये बातें होती रही, लेकिन इधर देखिए आप कि ये तो चोंचलेबाज, धोखेबाज, कुत्सित प्रवृत्ति के राजनेताओं की षड्यंत्र थी, और हमारे ब्राह्मण भाइयों ने इसको किस रूप में लिया। ये महाज्ञानी, महाआत्मा, स्वाभिमानी अपने ही समाज को तोड़कर, अपने ही समाज को बर्बादी के रास्ते लाने हेतु अपने ही समाज में विकृतियों का जाल ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। आज एक ब्राह्मण यदि आगे बढ़े, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। आज यदि एक ब्राह्मण आगे बढ़ रहा होता है तो 4-5 ब्राह्मण मिलकर उसका टांग खींचने लगते हैं ताकि वह गिर जाए। लेकिन यदि वह ब्राह्मण बढ़ जाता है तो 10 आकर के उसका पैर पकड़ना शुरू कर देता है। यह कुत्सित सोच है। इन्होंने अपने जाति को मिटाने के लिए बहुसंख्यक हमारे ब्राह्मण भाई बहनों ने ही सबसे बड़ा माहौल बनाया। आज आप देखें, इन्हें अपने भाई बहन के विकास से बहुत चीड़ होती है। ये उनके प्रशंसा में 2 शब्द नहीं लिख सकते, ये उनको लाइव देखना भी पसंद नहीं करते, ये उनके साथ जुड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये भाट चारण बने हुए हैं ऐसे भ्रष्ट लोगों का, जिनको देखने का जी नहीं करेगा, जो कुत्सित हैं, घृणित हैं,
विकृत हैं, ये उनका भांट चारण बनकर उनकी मंडन में लगे रहते हैं ताकि इनके झोले में कुछ आ जाए। मैं पूछता हूं, हम लोग सभी जानते हैं कि डीएनए परिष्कृत भी होता है और डीएनए खराब भी होता है। यदि एक व्यक्ति आज सुशिक्षित हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, प्रतिभाशाली हो जाए, प्रतिस्पर्धी हो जाए, तो वो हो सकता है गरीबी में जीवन काट दे, लेकिन उनका आने वाला पीढ़ी, उसका डीएनए बहुत इंटेलिजेंट होगा और वह जीवन में अपने आप को स्थापित करने में संपूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, इन भांट चारणों की क्या होगी जो कुत्सितों की प्रशंसा करते हैं, जो भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करते हैं, उनका अगला डीएनए कैसा होगा? क्या ये ब्राह्मण कहलाने लायक रह जाएंगे? शायद नहीं। संस्कार में गुणात्मक वृद्धि कर्मों के कारण होता है। कहा जाता है गांव जवार में, बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। यानी यदि पिता भांट चारण हो जाएगा तो उसका पुत्र कभी चाणक्य नहीं हो सकता, कभी परशुराम नहीं हो सकता, उसका पुत्र महाभाट होगा, महाचारण होगा। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी तकलीफ बात यह रही है, इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने कभी चारण का काम नहीं किया। जब सिकंदर के सामने एक गरीब ब्राह्मण को लाया गया था और कहा गया था कि तुम सिर्फ सिकंदर महान की जय बोल दो, तुम्हें बहुत धन संपत्ति दिया जाएगा, तो उस ब्राह्मण ने कहा था, अरे मूर्ख, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे दोगे? एक ज्ञानी को, एक ब्रह्म ज्ञानी को देने के लिए तुम्हारे पास औकात क्या है? ब्राह्मणों का यह संस्कार रहा है। लेकिन आज उपाध्यक्ष बनाकर, गमछा ओढ़ाकर, नगर अध्यक्ष बनाकर, चोचलेबाज बाली वाला को पद पोस्ट देकर ये कुत्सित राजनेता, ये भ्रष्ट राजनेता हमारे ब्राह्मणों से चारण करवा रहे हैं, भांट चारण बनाकर अपना महिमा मंडन करा रहे हैं। और हमारे ब्राह्मण भाई अपना संस्कार को भूलकर ऐसे भांट चारणों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे कुत्सित लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं और महिमा मंडन कर रहे हैं। यह दर्दनाक विषय है, यह चिंतनीय है। ऐसे छद्म चरित्र वालों की प्रशंसा कर आज इन लोगों ने अपने डीएनए को खराब करने का प्रबंध कर लिया है। इनके डीएनए आने वाली पीढ़ियों में प्रभावित हो जाएंगे यदि अभी भी ये नहीं चेतते हैं तो। जिस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु तक को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, आपने सुना होगा ब्राह्मण गरीब क्यों होते हैं, ब्राह्मण गरीब क्यों होता है? इसके पीछे एक ऐतिहासिक घटना थी कि एक बार एक ब्राह्मण मुनि को भगवान विष्णु से मिलना था। पहुंच गए, पता चला भगवान विष्णु शयन कक्ष में हैं। इन्होंने आवाज लगाई, विष्णु विष्णु विष्णु। भगवान विष्णु बाहर नहीं आए, आंख बंद किए सीधे शयन कक्ष पहुंच गए और सोए हुए भगवान विष्णु के सीने पर प्रहार कर दी लात से। भगवान तो भगवान थे। उन्होंने तुरंत चरण को पकड़ा और बोला, प्रभु आपने इस कठोर शरीर पर वार करके अपने पांव को तकलीफ दे दिया है, आपको चोट तो नहीं आई, दर्द तो नहीं हुआ? क्योंकि भगवान तो भगवान थे। लेकिन बगल में बैठी मां लक्ष्मी, जिनके पति का अपमान एक ब्राह्मण ने किया था, उसने उसी समय श्राप दिया कि जाओ ब्राह्मण, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। इसीलिए ब्राह्मणों ने दीनता की जीवन तो जिया, लेकिन किसी का भांट चारण नहीं बना, किसी कुत्सित की कभी प्रशंसा नहीं किया, किसी अत्याचारी का कभी समर्थन नहीं किया। सुदामा के रूप में जी जरूर लिया, लेकिन किसी के सामने
कुत्सित और भ्रष्टाचारी के सामने जाकर उसका भाट चारण बनने का काम नहीं किया। और जो लोग कर रहे हैं उनके ब्राह्मणत्व पर शक होता है, क्योंकि जो असली है डीएनए वह भाटचारण नहीं बन सकता है। जो विष्णु भगवान के सामने नहीं झुका उन इन भ्रष्ट छद्मियों के सामने झुकेगा, इन छद्म राष्ट्रद्रोहियों के सामने झुकेगा। जो राष्ट्र भक्ति का लवादा पहनकर सिर्फ राष्ट्रद्रोह का काम कर रहा है वो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो अत्याचारी, अवसरवादी, जुमलेबाजी, छद्म राष्ट्रद्रोह भक्त का चोला ओढ़े हुए लोग हैं, इन्होंने देश को, समाज को, अर्थव्यवस्था को, सबको बर्बाद करने की कोशिश करी। अब मैं पुनः मूल बिंदु पर लौट रहा हूं, उपेक्षा। तो ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई, उन्हें समाज में दरकिनार किया गया, शासन से दूर किया गया, शिक्षा प्रसार से रोका गया, उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित, ये ब्राह्मणों का आज का चेहरा है। और ब्राह्मणों ने इस गरल को भी भगवान शंकर के तरह हंसते हंसते पी लिया और ये बताया कि बहुत थेथर हूं, कितना भी परेशान करो, कितना टॉर्चर करो, कितना अपमानित करो, कितना नीचे दिखाओ, लेकिन तुम्हारी ही पूजा करूंगा, वोट तो तुम्ही को दूंगा। क्या मजाल है कि कोई दूसरा चाणक्य बन जाए? क्या मजाल है कि कोई दूसरा परशुराम बन जाए? नहीं देंगे बनने। ये हमारे ब्राह्मणों की एक सोची समझी रणनीति है कि क्या मजाल है कि भाई ब्रजेश मिश्र उर्वार जी एक परिवर्तन ले आए, बिहार में एक शासन व्यवस्था कायम करें, पढ़े लिखे का शासन हो, विकास की गति हो। ये हमारे ब्राह्मण भाई ही नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ब्रजेश मिश्र उर्वार भाई आगे बढ़ जाएंगे, ये इनकी बहुत तकलीफ की बात हो जाएगी। रमाशंकर दुबे भाई कुछ कर लेंगे, ये कैसे हो सकता है? संगे संगे कृष्णा गाय चराया, आज कृष्णा भगवान हो जाए, ये नहीं होने देंगे। और ये कुत्सित सोच आज ब्राह्मणों को इस हालत और हालात में लाकर छोड़ा है कि ना तो शासन में पूछ है, ना ही संगठन में पूछ है, ना ही समाज में इज्जत है। अरे बेशर्मो, अब तो कम से कम शर्म करो। यदि हमारे ब्रजेश भाई बिहार की कमान संभालते हैं, यह बिहार का सौभाग्य होगा, बिहार के 13 करोड़ जनता का सौभाग्य होगा कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथ में उसका मुस्तकबिल होगा, जो ठोस मुस्तकबिल का निर्माण करने में सक्षम हो पाएगा। एक चोर चपार फर्जी इंजीनियर किस्मत लिखने लगे तो वो तो वही पुल निर्माण करेगा जो निर्माण करते टूट जाएगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष दूरदृष्टि के साथ यदि विजन तैयार करेगा और उस विजन के साथ काम करेगा तो बिहार के 3 करोड़ लोगों को दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। यहां फर्जियों का खेल है। जिसने कभी ठेंगा पढ़ाई नहीं करी वो बन जाते हैं शिक्षा मंत्री, जिन्होंने साइंस का ABCD नहीं पढ़ा वो बन जाते हैं चिकित्सा मंत्री। क्या यह दुर्भाग्य बिहार आगे भी झेलता रहे? क्या शिक्षा के अंदर जो उपेक्षित स्थिति है बिहार में, क्या यह आगे भी चलता रहे? मैं बिहार के 90 लाख ब्रह्मज्ञानियों से पूछता हूं कि कहां सो गई है चेतना आपकी, कहां मर गया है जमीर आपका? क्यों आवाज नहीं निकल रही है आपके मुंह से? क्यों आप इतना प्रताड़ित होने के बावजूद भी हुंकार नहीं भर सकते? क्या मजबूरी है आपकी? शर्म क्यों नहीं आती जब आपको ना तो शासन में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ना ही संगठन में इज्जत दी जाती है, फिर भी आपकी चेतना जागृत क्यों नहीं होती? मैं पूछ रहा हूं, शर्म क्यों नहीं आती आपकी? आप लोगों को अपने इस उपेक्षा पर शर्म क्यों नहीं आ रही?
अपने इस प्रताड़ना पर शर्म क्यों नहीं आ रही? अपने इस अपमान पर शर्म क्यों नहीं आ रही आप लोगों को? ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। एक बाल ठाकरे ने पूरा महाराष्ट्र को सिस्टमैटाइज कर दिया था। क्या नहीं चाहते कि बिहार में भी बाल ठाकरे पैदा हो और इस भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंक दे? ये आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन आपकी जमीर क्यों सोई हुई है, यह चिंता का विषय है। आपकी चेतना क्यों मर गई है, यह चिंता का विषय है। आपके अंदर का वह बौद्धिक क्षमता आज कहां सोया हुआ है, यह चिंता का विषय है। मैं पूछना चाहता हूं अपने दलित भाई बहनों से, इन चोंचलेबाजों ने सिर्फ आपको छला है, सिर्फ ठगा है, सिर्फ आप लोगों को भटकाया है, आप लोगों को उपेक्षित जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है। क्यों नहीं आप आवाज उठाते इन चोंचलेबाजों के खिलाफ? आप सब सपोर्ट कीजिए। मैं वादा करता हूं कि यदि भाई ब्रजेश मिश्र उर्वार, भाई रमाशंकर दुबे, भाई प्रशांत किशोर और आपका ये एसएम झा, भाई शशिकांत दुबे और अन्य जो असंख्य लोग हैं, इनका हाथ आप मजबूत कीजिए, बिहार का सिस्टम बदलेगा। इसका मैं गारंटी देता हूं। शिक्षा बदलेगी, आप लोगों का उपेक्षित जीवन बदलेगा। यदि सर्वांगीण बदलाव नहीं आया तो आप मुझे चौक पर खड़ा कर देंगे, लेकिन सर्वांगीण बदलाव के लिए आपको पौरुष वाला व्यक्ति लाना होगा। आप इन नपुंसकों पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, जिनकी अपनी मानसिक क्षमता नहीं है, जो दूसरे के बनाए योजनाओं को सिर्फ साइन मारते हैं। इनकी अपनी औकात नहीं कि एक कार्य योजना बना दे ये, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। इनके पास दूरदृष्टि नहीं है, क्योंकि दूरदृष्टि के लिए सम्यक पढ़ाई और डीएनए, संस्कार वाला डीएनए जरूरी होता है। और इन चोंचलेबाजों के पास ना तो सम्यक अध्ययन रहा है, ना ही इनका डीएनए संस्कारी है। तो ये दूरदृष्टि का सोच कहां से डेवलप कर पाएंगे? आपने चुनना है शेर को, तब बिहार बनेगा फिर से वही गौरवशाली बिहार। आपने इन भेड़ियों को यदि पुनः चुना तो आपकी जिंदगी तो चौपट होगी ही, बिहार की अस्मिता भी खतरे में आने वाली है। तो मैं बात कर रहा था, मैं पुनः लौटना चाहूंगा मूल बिंदु पर, उपेक्षा। मेरे स्नेही स्वजनों, ब्राह्मण की उपेक्षा की बात आपने सुनी, अब जरा सुनिए दलितों की उपेक्षा। मैंने अभी तक कम से कम 100 दलित बस्तियों का दौरा किया है और लगभग सभी बस्ती 50 से 100 साल पहले के हैं और सभी बस्ती आज आक्रांत हैं मलेरिया से, डेंगू से, कुत्सित जीवन जीने के लिए उपेक्षित हैं। इनके पास लोग आते हैं, चुनाव के दौरान कुछ रुपए पकड़ाते हैं, इनके वोट ले लेते हैं, फिर उलट के नहीं जाते। मैंने अपने इन दलित भाई बहनों को पूछा कि आपने अपना मुस्तकबिल तो खुद खराब किया है, आज आप उपेक्षित क्यों हैं? क्योंकि आपने मांगने की प्रवृत्ति डेवलप कर ली है। आपने 2 रुपया लेकर अपना जमीर बेच दिया है। तो आज इनके अंदर जागृति आ रही है और ये लोगों ने कहा कि आप आगे आइए। मैंने कहा 10 रुपये चंदा देना होगा और हमारे दलित भाइयों ने कहा 10 नहीं 500 दूंगा, आप सामने आइए, इन चोचलेबाजों को निकाल बाहर फेंकिए, हम लोगों का जीवन स्तर को उठाकर हमें मानव बनने दीजिए। हमारी जिंदगी जानवरों से बदतर है। ये हमारे दलित भाई बहनों का उद्गार है। आज वे हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने भी इन चोंचलेबाजों की चाल, चरित्र और चेहरा को समझ लिया है। आज हमारे दलित भाई बहन जो उपेक्षा की जिंदगी जी रहे हैं, अब वे भी जग रहे हैं। अब आते हैं हम लोग शिक्षा की उपेक्षा पर।
मेरे प्यारे स्वजनों, देश के अंदर जबरदस्ती का लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है। मैं जबरदस्ती का इसलिए कह रहा हूं कि बिना ठोस कार्य योजना का देश को लॉकडाउन की बर्बादी में झोंक दिया जाता है। इसके पीछे का क्या कार्य योजना था, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसके पीछे का ठोस कार्य योजना थी सरकार की कि मध्यम वर्ग को मिटा देना है। आज आप देखिए अपनी आंखों, जो मध्यम वर्गीय कारोबारी थे वो अब सांस तोड़ रहे हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा घट गई है, उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ गई है। आज महीनों से बंद उसका रोजगार पुनः चालू नहीं हो पा रहा है। धन का अभाव है, ना बैंक लोन देने के लिए तैयार है, ना कोई बेल आउट प्लान है, ना ही किसी तरह का आर्थिक मदद है। और जैसे ही सारे मध्यम वर्गीय कारोबारी खत्म हो जाएंगे, सारा कारोबार समेटकर 5 कॉरपोरेट हाउस के हाथों में दे दी जाएगी। अब नमक भी अंबानी बेचेगा, चाय पत्ती भी अंबानी बेचेगा, सब्जियां भी अंबानी ही बेचेगा, कांटी भी अंबानी, जहाज भी अंबानी बेचेगा। क्योंकि दोस्त यार की बात है ना, सरकारी खजाने में, भारत सरकार के खजाने में कितना भी बड़ा छेद हो जाए, लेकिन पार्टी फंड में पैसा आते रहना चाहिए। इसीलिए सारा माल इन्हीं 5 कॉरपोरेट हाउस के हाथ में समेट के देने की साजिश है। और इसी साजिश के तहत मध्यम वर्गीय कारोबारियों को मिटाने की पूरी ठोस कार्य योजना पर काम हो रही है। आज मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति इतनी दर्दनाक है, इतना दयनीय है कि पूछिए मत। वे असमय 100 परिवार आत्महत्या के लिए विवश हैं। लेकिन इन भ्रष्ट चोंचलेबाज अवसरवादी उन्मादियों को उसका कतई चिंता नहीं है, थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। इन्हें मध्यम वर्ग से कोई लेना देना नहीं। मध्यम वर्गीय विनष्ट हो जाएंगे तब तो 5 कॉरपोरेट हाउस का कारोबार बढ़ेगा। कुछ तो इंटेक मध्यम वर्ग का था, इसे खत्म कर देना है। अब बात आई है शिक्षा की उपेक्षा पर। प्रिय स्वजनों, आपको तो मालूम है कि आज अनलॉक हो रहा है, अनलॉक। अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी हो गई है और इस अनलॉक के दौरान शराब के ठेके खोले, खुल रहा है, होटल्स खुल रहा है, मॉल्स खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है, लेकिन बंद रहेगा तो सिर्फ शिक्षण संस्थाएं। कारण इसके पीछे के गुण रहस्य को समझिए। क्योंकि ये चोंचलेबाज जानता है कि जो संस्कारी है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, स्वाभिमानी है, वह मरना पसंद करेगा, मांगना पसंद नहीं करेगा। 6, 7, 8 महीना कितना दिन तक भूखा रहेगा, अपने आप सब मर जाएगा। यानी इनकी ठोस कार्य योजना है कि जो समाज का सुशिक्षित वर्ग है वह आत्महत्या करके खत्म हो जाए, वो मर जाए, ताकि शिक्षा का प्रसार नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षा का प्रसार हो गया, हमारे दलित भाई बहन भी शिक्षित और सजग हो गए, तो इनके कहने पर ताली कौन बजाएगा, इनके कहने पर थाली कौन बजाएगा? तो शिक्षक का भी सर्वनाश करना है, शिक्षा का भी पूरे तरह से सर्वनाश कर देना है। ये इनके कार्य योजना में शामिल है। आपने समझा? अब देखिए मजदूरों की उपेक्षा। आज बिहार के अंदर लगभग 50 से 60 लाख हमारे मजदूर भाई बहन अन्य राज्यों से लौट करके आए मुसीबत के घड़ी। एक सबसे बड़ा दर्दनाक बात मैं आप तमाम स्वजनों से पूछना चाहता हूं कि एक ही देश के अन्य प्रांतों में काम करने वाले आप्रवासी कैसे हो जाते हैं? इन चोचलेबाजों की बात को समझिए आप। ये आपको अपने ही देश में विदेशी बना करके पेश कर रहा है। तो जो हमारे बिहारी मजदूर भाई बहन 50 से 60 लाख की संख्या में अन्य
राज्यों में थे वे वापस आते हैं। कितने ठोस व्यवस्था के साथ वे वापस आए, ये तो आप लोगों ने टेलीविजन सेट पर देखा था। हजारों किलोमीटर पैदल रास्ते में कितने दम तोड़ दिए, साइकिल चलाकर, रिक्शा चलाकर, इस तरह से वे वापस आए। आने के बाद उन्हें भोजन के रूप में जुमलेबाजी का डोज दिया गया। ये पलटू कुमार जी हमारे फर्जी इंजीनियर ने क्या कहा, फैक्ट्रियां लगाएंगे। अरे अम्बक, 15 साल से क्या झिंगा झाड़ रहा था? 15 सालों के शासनकाल में क्या किया बिहार का विकास? बेशर्म, शर्म क्यों नहीं आई कहने में कि अब हम फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार देंगे। इतने दिन से कर क्या रहे थे? चोचलेबाजी कर रहे थे, धोखेबाजी कर रहे थे। क्या कर रहे थे इतने दिनों से? यह झांसा इस चोचलेबाज ने दिया। इसे वैसे ही कुर्सी कुमार नहीं कहा जाता है। यह कुर्सी के लिए हर बेशर्मी को पार कर सकता है। इस बेशर्मी की बात को सुनिए। इसने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। आज इस बेशर्म को पूछिए क्यों है बीजेपी के साथ? डर हो गई है सीबीआई का। आखिर क्या बात है? शर्म क्यों नहीं आ रही? मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, अब क्यों हो? किसने कहा होने के लिए? किसके कहने पर हो? या सीबीआई के डर से हो? फर्जी इंजीनियर। इस फर्जी इंजीनियर की हिमाकत देखिए आप। जल जीवन हरियाली के नाम 24,875 करोड़ रुपए ये कटक जाता है। किधर आई हरियाली? किधर बना जीवन? और कितनी संरक्षित हुई जल? सौरा दम तोड़ रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पूर्णिया की आबो हवा बर्बाद हो गई। एक विद्युत शब्दागरी बनवाने वाला कोई नहीं है। और ये फर्जी इंजीनियर कहता है जल जीवन हरियाली लाएंगे, ठेंगा लाएंगे। क्या लाया है आपने अभी तक 15 वर्षों में? मजदूरों को धोखा देते हो, अब फैक्ट्रियां लगाओगे। तो ये फर्जी इंजीनियर ने फिर से माथे पर बड़ा सा टोकरी जुमलेबाजी का लेकर बिहार के जनता को झांसा देने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चारा डालेगा। मेरे बिहार वासियों, इन फर्जी इंजीनियर के झांसे में मत आना फिर से, अन्यथा अगला 5 साल फिर से रोना होगा, तड़पना होगा, बेचैनी में जीवन काटनी होगी। शिक्षकों पर लाठी चलवाए वो इंजीनियर कहला सकता है? जो हमारी मां बहनों को नर्स के रूप में जो लोगों का जीवन दान करती है, उसे दौड़ा दौड़ा कर पिटवाने वाला यह फर्जी इंजीनियर कैसे हो सकता? ये लोहिया जी का शिष्य नहीं हो सकता, ये जयप्रकाश नारायण जी का शिष्य नहीं हो सकता। यह एक भ्रष्ट और कुत्सित व्यक्ति है। इन्होंने मजदूरों के साथ मजाक किया, उपेक्षा करी, बेइज्जत किया। अब चर्चा करते हैं कोरोना की उपेक्षा की। कोरोना वायरस को यह बहुत बड़ा घमंड था। इस कोरोना वायरस को यह बहुत बड़ा घमंड था कि मेरे डर से अमेरिका घबरा गया। कोरोना वायरस को बहुत घमंड था कि इटली हड़क गया, रसा परेशान हो गई। लेकिन यहां आकर उसने भी उपेक्षा महसूस किया। कोरोना ने बिहार में कदम रखते ही अपने आप में उपेक्षित महसूस करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पलटू कुमार ने, जिसे हम प्यार से सुशासन कुमार नहीं कुर्सी कुमार कहते हैं, इन्होंने ठेंगा दिखा दिया कोरोना को। न करवाएंगे चेक, न करवाएंगे टेस्ट, क्या उखाड़ लोगे तू? कोरोना परेशान हो गई, तड़पने लगी कोरोना, क्योंकि कोरोना को इन्होंने पूरे तरह से ठेंगा दिखा दिया। क्वारंटाइन सेंटर पर कितनी इन्होंने इंतजाम दी, ये कई फोटो और वीडियोज मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब आप सोचिए, बिहार के 13 करोड़ जनसंख्या और इसमें 90 लाख रहने वाले सुशिक्षित ब्राह्मणों, कान खोलकर सुनो,
कि 13 करोड़ इस बिहार की जनसंख्या में 60 लाख लोग दूसरे राज्यों से आए थे, हमारे मजदूर भाई बहन। और आपके राज्य में टिल डेट, कल तक की मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं आंकड़ा, कि कल 3 जुलाई तक का जो रिपोर्ट है उसमें टोटल टेस्ट हुआ है 2,28,689। ये तो आपकी स्थिति है। आप कोरोना में मर जाओ, इस पलटू कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इन्हें वर्चुअल रैली चाहिए, इन्हें चुनाव में जीत चाहिए, और आपको गरीब, भुखमरी और मुफ्तखोर साबित करने के लिए इन्होंने 5 केजी अनाज वाला प्रचार प्रसार यहां भी लंबी स्तर पर करवाना शुरू कर दिया है। फिर से कह रहा हूं, इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़, लौटने वाले मजदूरों की संख्या, मजदूर भाई बहनों की संख्या 50 से 60 लाख, और बिहार के अंदर शुरू से लेकर कल 3 जुलाई तक टेस्ट की संख्या 2,28,689। अब आप सोचिए कि आपको कोरोना नमक कहर में झोंकने की साजिश हो रही है या नहीं हो रही है। सब कुछ खुलेआम हो गया है। आपको मरना है, आप मरिए, लेकिन इसको सरकार का इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सोच नहीं है। आप पटना वाली घटना सुने ही होंगे कि एक दूल्हे का रात में शादी होता है, सुबह होते होते वह स्वर्गीय हो जाता है। साथ में 111 बाराती जो उनके साथ जाते हैं शादी में, वे सब भी संक्रमित हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस अंबक से कि जब दिल्ली से लौटकर वह लड़का आया था तो पटना एंट्री के बाद उसका टेस्ट क्यों नहीं हुआ? उस लड़की के जीवन का गुनहगार कौन है? जो लड़की शादी के साथ ही अपना वैधव्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुई है, उसके जीवन का असली गुनहगार कौन है? क्या ये भ्रष्ट पलटू कुमार की ये कार्य योजना में नहीं था शामिल कि दिल्ली से आने वाले व्यक्ति का चेक होना चाहिए बॉर्डर पर? क्यों नहीं हुआ चेक? यदि 50 बाराती जाने की छूट थी तो 359 कैसे चला गया? वहां पर इसका पुलिस प्रशासन सोया हुआ था क्या? जवाब कौन देगा? मैं पलटू कुमार से पूछना चाहता हूं, जवाब कौन देगा? बिहार के जनता को परोक्ष रूप से मारने की साजिश चल रही है, और हम लोग यदि समय रहते इसके साजिश को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य से कम नहीं है। तो लौटते हैं मूल बिंदु पर, उपेक्षा, अर्थव्यवस्था की उपेक्षा। आज भारत के अंदर अर्थव्यवस्था उपेक्षित है। जिस भारत को 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाने का झांसा जुमलेबाज दे रहे थे, उस भारत की सारी नवरत्न कंपनियां बेच दी गई। जो आमदनी का स्रोत रेलवे स्टेशंस था वो बेच दिए गए, एरोड्रोम्स बेच दिए गए, LIC बेच दी गई, BSNL दम तोड़ रहा है, डिफेंस सेक्टर में 74% विदेशियों को घुसेड़ दिया गया है। और जानकर आपको दुखी होना हो या खुश होना हो, आप पे छोड़ता हूं कि सितंबर से 300 निजी ट्रेन चलेगी, रेलवे भी बिक गई। जब सारी देसी चीजें बिक गई तो फिर लोकल कहां बचा? जब लोकल बचा ही नहीं तो वोकल कैसे होंगे आप? मैं पूछना चाहता हूं कि जब कुछ लोकल नहीं बचा तो फिर वोकल कैसे बनेंगे आप? झांसा क्यों दे रहे हैं देशवासियों को? सबसे दुखद बात है कि 138 करोड़ के इस देश को एक व्यक्ति ने मूर्खों का देश बना करके समझ करके रखा है। इनको लगता है कि सिर्फ यही समझदार है और से सारे लोग मूर्ख हैं। इसीलिए ये झांसा पर झांसा देते रहते हैं। लोकल के लिए वोकल बन जाओ। आत्मनिर्भर बनेगा भारत, कैसे बनेगा जरा बताइए हमको। एक तरफ आप कहते हो कि भारत के अंदर 80 करोड़ जनसंख्या मुफ्तखोरों की है, भूखमरी से आक्रांत लोगों की है, तो ऐसा भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? झांसेबाजी का एक सीमा होना चाहिए। आपने हर सीमा क्रॉस कर दी। अब आइए मूल बिंदु पर, भारतीय सेना की उपेक्षा।
जब हमारी सेना, हमारे वीर सैनिक सरहदों पर लड़कर नाटे भूटे चीनियों का संहार कर रहे थे और उस दौरान हमारे बहुत सारे सेना नायकों का, हमारे वीर सैनिकों का शहादत हो जाता है, और ऐसे में कोई जुमलेबाज अपने ऐसे रूम में बैठ के कहता है कि कोई कहीं नहीं आया, कोई कहीं नहीं गया, किसी ने कब्जा नहीं करी, तो उसके मोरल को तोड़ा गया या नहीं, तो बताया जाए। सैनिकों के मोरल को तोड़ने वाला यह राष्ट्रद्रोही कौन है जो देशभक्ति का चोला थामे हुए है? तो सेना की उपेक्षा हो रही है। कल की बात मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे, गए थे जब सेना का इलाज चल रहा था, तो वहां इलाज का इक्विपमेंट दिख रहा था, डॉक्टर्स दिख रहे थे, और कल ये जुमलेबाज भाईजान भी गए थे। ना तो कहीं कोई इक्विपमेंट था इलाज का, ना तो कोई डॉक्टर वहां मौजूद थे, बस फोटो शूट हुआ। ग्रे कलर का, नीले कलर का कुर्ता पैजामा पहना के बेड पर बैठा दिया गया, फोटो शूट करके डाल दिया गया, हो गया राष्ट्रभक्ति। कृष्ण ने सुदर्शन चलाया, इतना कह देने से क्या चाइना की पेंट गीली हो गई? या 2-4 मिसाइल दाग देते चाइना पर कि हमारे वीर सैनिकों की हत्या तुमने करी है, मैं तुम्हारी औकात नाप लूंगा चाइना, ये नहीं कहेंगे। सुदर्शन चक्र का झांसा देंगे। इनको ये समझना चाहिए कि भारत में इनके अनुसार सभी लोग बेवकूफ़ हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं, जो मन होता है बोल देते हैं, सब यहाँ उसी को जयकारा में बदल देते हैं। लेकिन चाइना इतना बेवकूफ़ नहीं है। चाइना चक्र सुदर्शन सुन करके नहीं डरेगा, उसको डराना है तो 4 मिसाइल ठोक दो उसके ऊपर। किसने रोका है? नहीं, ये नहीं करेंगे। जुमलेबाजी से चाइना डरेगा? जुमलेबाजी से सैनिकों का मोरल उठेगा? जुमलेबाजी से देश की रक्षा हो सकती है क्या? मैं सीधे पूछना चाहता हूं। अब आइए नौजवानों की उपेक्षा। नौजवान आज उपेक्षित है। आपने कई सारे रिपोर्ट्स पढ़े होंगे कि 47 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई थी जितनी कि हमारे माननीय प्रभु के शासनकाल में हो गया है। क्यों हुआ है? आखिर नौजवान रोजगार करना नहीं चाहते, या रोजगार देने की सरकार की मंशा नहीं है, या रोजगार नहीं है? क्या समस्या है? तो समस्या यही है दोस्तों कि यदि रोजगारी में लग जाएंगे हमारे बेरोजगार, हमारे नौजवान यदि काम करने लगेंगे, तो इनका जयकारा कौन लगाएगा? इनके कहने पर थाली कौन बजाएगा? इनके कहने पर दिया की जगह पटाखा कौन फोड़ेगा? तो ये कभी ऐसा होने नहीं देंगे। यदि बेकारों के हाथ काम लग गई तो फिर इनके जयकारे कौन करेंगे? देश में हिंसा कौन फैलाएगा? देश में उन्माद कौन फैलाएगा? इसीलिए बेरोजगार को बेरोजगार ही रहने देना है, बेरोजगार को रोजगार नहीं देना है इनको, क्योंकि रोजगार यदि मिल जाएगा तो इनका झंडा बरदार कौन होगा? इनके झूठी प्रशंसा में कौन कसीदे गढ़ेगा? आज हमारे नौजवानों के अंदर बेरोजगारी है, बेकारी है, मानसिक उद्वेग है, मानसिक अवसाद है, उसको कहाँ निकालते हैं वे? एक छोटा सा कोई हिंदू मुस्लिम वाला कांड कर दीजिए, देखिए कितना नौजवान आ जाता है। क्यों? क्योंकि कामे नहीं है किसी को। गाय भैंस कर दीजिए, देखिए कितना नौजवान आ जाता है। हिंदू मुसलमान कर दीजिए, भारत पाकिस्तान कर दीजिए, मंदिर मस्जिद कर दीजिए, इतने लोग बेकार बैठे हुए हैं कि तुरंत बड़का हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन विकास की बात कीजिए, कोई नहीं आएगा। देश के उत्थान की बात कीजिए, कोई नहीं आएगा। देश में शिक्षा का विकास कैसे हो, कोई नहीं आएगा। देश का नैतिक स्तर कैसे बढ़े, कोई नहीं आएगा। इन लोगों को जानबूझकर बेकार रखा जा रहा है, क्योंकि बेकार लोग ही ना इनका सपोर्ट करेंगे। अब यदि ये कहेंगे कि एसएम झा इनका थाली बजाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। ये यदि उम्मीद करते हैं कि भाई ब्रजेश मिश्र उर्वार इनके प्रशंसा में कसीदे पढ़ेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। ये यदि सोच रहे हैं कि भाई रमाशंकर दुबे इनके चोंचलेबाजी, झांसेबाजी, जुमलेबाजी को महिमामंडित करेंगे, ये यदि सोच रहे हैं कि भाई रवीश कुमार इनके झांसेबाजी को भी महिमामंडित करके प्राइम टाइम में ले आए, ये भी नहीं हो सकता है।
ये कौन कर सकता है? आप सोशल मीडिया को देखिए। सोशल मीडिया में जो ये उछल कूद करने वाले हैं, जो इनका जयकारा लगाते रहते हैं, इनको भगवान मानते हैं, अपने आप को भक्त मानते हैं, उनको पूछिए कि अपने से कमा के 2 रोटी खाए हो? बाप के पैसे पर उछल कूद मचाते हो हैं? बाप के पर्स से पैसा चुरा के मोबाइल खरीदते हो, रिचार्ज करते हो और अपने आप को देशभक्त समझा रहे हो। कैसी देशभक्ति है ये? कभी कमा के देखो, तब देशभक्ति करना। तो ये जो सरकारी कार्य योजना है कि नौजवानों को बेकार ही रखना है, यदि बेकार नहीं रहेंगे नौजवान तो कौन बजाएगा इसका थाली, कौन बजाएगा इसका, कौन जलाएगा दिया, और कौन इन भ्रष्टाचारियों का, असली देशद्रोहियों का, असली जुमलेबाजों का महिमा मंडन कौन करेगा? इन्हें तो जरूरत है, इन्हें बिल्कुल जरूरत है कि नौजवान बेकार ही रहें तो अच्छा है, नौजवान बेरोजगार ही रहें तो अच्छा है। ये कार्य योजना है नौजवानों की उपेक्षा का। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पूर्णिया की उपेक्षा का। मैं अपने सभी स्नेही स्वजनों से इस ओर खास ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पूर्णिया में बीते सदियों से, सदियों तो ना कहें दशकों से खास पार्टियों का ही प्रतिनिधित्व रहा है। लेकिन यदि आप एक बार पूर्णिया आ जाएं, आजकल कम से कम, तो दोबारा आने का जी नहीं करेगा, क्योंकि पूर्णिया को कचरा डंपिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जिधर से गुजरिए कचरा, जिधर से गुजरिए गंदगी, जिधर से गुजरिए अराजकता। 6 महीना पहले यदि रोड बनता है तो 6 महीना के अंदर वो टूट जाता है। 6 महीना नाला बनता है, 3 महीना में टूट जाता है। तो अब आप सोचिए कि यह कैसी उपेक्षा की साजिश है। 40, 50, 60% यदि कमीशन खोरी हो जाएगी तो कोई भी ठेकेदार, संवेदक अपना बाप का जमीन बेच करके तो रोड नहीं बनाएगा ना। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण आज शहर दम तोड़ रहा है। आज सुबह सुबह एक मित्र ने मुझे पटना के बस स्टैंड का वीडियो भेजा। पूर्णिया से कम वहाँ भी नहीं है। तो ये उपेक्षा हो रही है, शहर की उपेक्षा हो रही है। कारण जब जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी होंगे, कमीशन खोर होंगे, मिलावट खोर होंगे, तो प्रशासनिक तंत्र पर उसका पकड़ नहीं हो सकता, ना ही व्यवस्था पर उसकी पकड़ होगी। ये ऐसे भ्रष्ट घटिया लोग हैं जो अपनी कमीशन खोरी के कारण शहर के विकास को झोंक दिया है बर्बादी के रास्ते। आज ये स्थिति यहाँ है। अब यदि आप पूर्णिया की स्थिति को देखेंगे तो पूर्णिया में हर कुछ उपेक्षित है। एक हिंदू शब्दागृह नहीं होने के कारण सैकड़ों गरीब और असहाय हिंदुओं को अपने परिजन का शव दफनाना पड़ता है। उनके मुंह में तिल्ली लगाकर शव को नदी में समर्पित करना होता है। अब जरा सोचिए, उस परिवार के पीड़ा को सोचिए, जिसके परिजन को उचित संस्कार नहीं मिल पाता है, उसके पीड़ा को आप समझ सकते हैं, कितना दर्द होता होगा उसको। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि के अंदर शहर के प्रति कोई सरोकार नहीं है। आज ना तो सौरा नदी को बचाने की कोई चिंता है किसी को, ना विद्युत शब्दागृह की चिंता है, ना शहर को स्वच्छ बनाने की चिंता है, ना ही शहर को सौंदर्यीकृत करने की चिंता है। चिंता है तो बस 5 करोड़ रुपया देंगे, पार्टी का टिकट ले आएंगे। और यहाँ की जो मूर्ख जनता है, मुझे तरस आती है अपने शहर वासियों पर कि उन्हें जर खरीद गुलाम माना जाता है। इन लोगों की निश्चिंतता का यही तात्पर्य है कि हम टिकट ले आएंगे खास पार्टी का और पूर्णिया की आम आवाम हमें वोट कर देगी। लेकिन इस बार इन जुमलेबाजों, चोंचलेबाजों, अवसरवादियों और धोखेबाजों को असली सबक सिखाने के लिए आ रहा हूं। और इन लोगों को यदि दांतों लोहे का चना नहीं चबाया,
मैं अपने पूर्णिया का अपने ऊपर का ऋण उतारने कर रहा हूँ और इन भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को समूल उखाड़ जब तक नहीं फेंकूंगा, मेरी आवाज़ मौन नहीं होने वाली। आइए एक रोचक विषय पर चर्चा करते हैं। पूर्णिया में बरसों से यहाँ के छात्र छात्राओं ने, यहाँ के शिक्षाविदों ने, यहाँ के जागृत नागरिकों ने एक विश्वविद्यालय की मांग के लिए बहुत जोरदार आंदोलन किया। हम लोग आंदोलन में लगे रहे, सड़कें जाम की गई, मुख्यमंत्री जी का घेराव हुआ, महामहिम का घेराव हुआ कि हमें एक यूनिवर्सिटी दे दीजिए। यहाँ के छात्र छात्राओं को बड़ा कष्ट होता है। अंततः 18 मार्च 1918 को हम लोगों की मांग सुनी गई और एक स्पेशल नोटिफिकेशन के आधार पर मधेपुरा यूनिवर्सिटी को बाइफरकेट करके पूर्णिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। लेकिन हम लोगों का जो यह उम्मीद था, इतनी खुशी थी, इतना हम लोगों के लिए इतना एक बड़ा हर्ष का सबब था, उसे बदलने में मात्र 2 दिन लगे। 20 मार्च 1918 को इस पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एक इंपोर्टेड व्यक्ति आकर के वीसी बन जाते हैं, संस्थापक वीसी। नाम है राजेश सिंह। पॉलिटिकल पहुंच इतनी ज़्यादा कि 3rd डिविजनर होकर के भी ये काशी विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं में भी नौकरी पा लेते हैं, प्रोक्टर तक बन जाते हैं। खैर, ये पीछे क्या किए इससे कोई ज़्यादा सरोकार हम लोगों की नहीं रही, लेकिन पूर्णिया यूनिवर्सिटी में इनके योगदान के बाद ऐसा हाहाकार मच जाता है, ऐसी विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि छात्र छात्राओं की तो छोड़िए, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 13 कॉन्स्टिट्यूएंट और 33 एफिलिएटेड कॉलेज में काम करने वाले कर्मियों की जिंदगी शासत में आ जाती है। लोग आत्महत्या को विवश हो जाते हैं। टॉर्चर की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि हृदयाघात से लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी धौंस देखिए आप, इतने बड़े बड़े कारनामे को अंजाम देने के बाद भी यह कुत्सित व्यक्ति थोड़ा सा भी शर्म महसूस नहीं करता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या शिक्षक की कोई जाति हो सकती है? शिक्षक में ऊंच नीच होता है क्या? ये इनका सौभाग्य था कि जिनका इनके जैसे ही योग्यता वाले इनके अंदर काम कर रहे हैं। इनकी योग्यता उनकी योग्यता में बहुत अंतर नहीं है। ये भी पीएचडी किए हुए हैं और यहाँ जो शिक्षक लोग काम करते हैं वे पीएचडी भी हैं, एमफिल भी हैं, डीलीट भी हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ उनके पास भी है। लेकिन इनका पॉलिटिकल पावर है, ये वीसी हैं। उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, वे कार्यरत शिक्षक हैं। लेकिन क्या शिक्षक में राजा और गुलाम का संबंध हो सकता है? एक शिक्षक खुद को राजा और अन्य को गुलाम समझ ले तो क्या यह शिक्षा के मुंह पर करारा तमाचा नहीं माना जाएगा? एक शिक्षक के अंदर यदि शिक्षा या शिक्षेतर कर्मचारी आत्महत्या को विवश हों, क्या वह शिक्षक कहलाने लायक है? आज जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी की स्थिति है वो अत्यंत चिंताजनक है। 2-3 दिन पहले की बात है, एक पीटी शिक्षक का हृदयाघात से मौत हो जाता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि वे जो हड़ताली कर्मचारी थे वहाँ उनका वो नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व करने के कारण उन्हें टॉर्चर किया जाना शुरू हुआ। उनके बकाए पैसे थे कॉलेज के पास, उसे देने से मना कर दिया गया। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टॉर्चर का दौर उसके ऊपर से गुजरा कि वह सामान्य व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति उस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सके और हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आकर
बिहार के अंदर तांडव करता है और बिहार के पूर्णिया के ही नहीं पूरे बिहार के अस्मिता से खेलने का काम करता है। और इस व्यक्ति के रक्षा में लोग इसलिए खड़ा हो जाते हैं कि इसमें भी वे जाति का एंगल ढूंढ लेते हैं। कितनी शर्म की बात है ये। क्या शिक्षकों की जाति होती है? क्या शिक्षक भी जाति में विश्वास करने लगे तो शिक्षा का प्रसार हो पाएगा? शिक्षक सर्वहिताय काम करते रहे हैं, सर्वजन सुखाय उनका उद्देश्य रहा है काम करने का। शिक्षक कभी स्वार्थी नहीं हो सकते, शिक्षक कभी जाति में सिमट कर नहीं रह सकते। तो ये दशा है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के उपेक्षा का। आज आप जिधर भी नज़र डालें, उपेक्षा का तांडव आपको मजबूर कर देगा यह सोचने के लिए कि आखिर कब तक बिहार ने पिछले 15 वर्षों में सिर्फ सुशासन के नाम उपेक्षा ही देखा है। एक भी फैक्ट्री यहाँ नहीं लगी, एक भी रोजगार क्रिएट नहीं हुआ, एक भी विदेशी कंपनी यहाँ आकर के अपना रोजगार नहीं लगाई। और ये हमारे पलटू कुमार जी का कहना है कि हमको समर्थन नहीं दीजिएगा ना तो जंगल राज आ जाएगा। भैया जंगल राज आज आप सबसे दर्दनाक जो उपेक्षा हो रहा है यहाँ, यह सामान्य मानवों का उपेक्षा हो रहा है। आप चले जाइए ब्लॉक, आपने अपनी पूंजी जीवन भर की लगा करके 2 कट्ठा जमीन खरीदा है, किसी तरह से कर्जा लेकर पैसा लेकर रजिस्ट्री करवाया, और यदि आप ब्लॉक जाते हैं तो बिना मोटा घूस का रकम दिए मोटेशन नहीं होगा आपका। आपने अपनी पेट काट कर घर बनवाने की सोचा और नक्शा लेकर के नगर निगम पहुंचते हैं तो बिना मोटा रकम दिए आपका नक्शा पास नहीं हो सकता। आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, गाड़ी कमाई का संपत्ति आपका चला जाता है, रोते बिलखते आप थाना पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वहां भी आप कुछ दक्षिणा ना दे दें आपका एफआईआर एंटर नहीं होता है। इन सारे चीजों का एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को एक बार पूछा कि 4 सवाल का एक जवाब दो। सवाल है, पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या बिसर जाए, अंगारे पर बाटी जले, चेला कौन उपाय। तो चेला बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा था फेरा नहीं। यानी यदि हम बार बार एक्सरसाइज ना करें, पान को फेरते नहीं रहें तो पान सड़ जाएगा। घोड़ा को चढ़कर यदि उसे दौड़ाए नहीं तो घोड़ा अड़ियल हो जाएगा। और पढ़ाई को रिवाइज नहीं करें तो हम भूल जाएंगे। और यदि हम आग पर बाटी दे दिए हैं, उसको हटाएंगे नहीं तो वह जल जाएगा। तो फेरा नहीं होने के कारण ये 4 चीज़ों का एक जवाब उन्होंने दिया था। उसी तरह से ब्लॉक में भ्रष्टाचार, नगर निगम में भ्रष्टाचार, थाने में भ्रष्टाचार घूसखोरी, शहर में भ्रष्टाचार, इन चारों का एक जवाब जनप्रतिनिधि का भ्रष्टाचार। यदि जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी होंगे तो वे शासन पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी होंगे तो वे कभी दूसरे को सिस्टम में नहीं ला सकते। जो खुद कमीशन खोर होंगे वे दूसरों को कमीशन लेने से रोक कैसे सकते हैं। समाज को चाहिए बदलने वाला व्यक्ति जो ना तो 10 करोड़ लगा करके टिकट खरीदेगा, न 10 करोड़ खर्च करके चुनाव लड़ेगा, जो आपके पैसे से चुनाव लड़ेगा और आपके लिए अहरनिश लड़ेगा, वही आपके समाज को बदल सकता है, वही आपके सिस्टम को बदल सकता है। इसीलिए मैं आज इस महामंच से ऐलान करता हूं कि बिहार का विकास देखना है तो भाई ब्रजेश मिश्र उर्बार के हाथों को मजबूत कीजिए, भाई रमाशंकर दुबे जी के हाथों को मजबूत कीजिए, मैं जो आपका साथी दोस्त हूं मेरे हाथों को मजबूत कीजिए, भाई प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत कीजिए। एक दिन बिहार में नई इबारत लिखी जाएगी और आप फिर से बिहार के महान नागरिक कहलाएंगे। आप तमाम मित्रों ने अपने कीमती समय निकालकर मेरे उद्बोधन, मेरे विचार को सुना। आप तमाम मित्रों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।